नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और साथियों, आज हम यहाँ पढ़ेंगे शुंग वंश। तो शुंग वंश जो है वह प्रमुख रूप से जो हमारे भारत में मगध साम्राज्य था, उसके बाद मगध साम्राज्य में जो मौर्य शासन राज करता था, उस मौर्य शासन के अंत के बाद इस वंश का उदय हुआ। यानी कि उसका जो अंतिम राजा था मुगल जो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था वरदत्त, तो उसका अंत करके जो शुंग वंश का जो है राजा वह यहाँ का राजा बना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार इसकी जो कहानी थी वह पढ़ते हैं, आइए नोट्स के जरिए। तो शुंग वंश जो है वह शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसने 185 ईसा पूर्व मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी। और शुंग वंश की स्थापना के बाद में कर्ण वंश का उदय होगा। तो ये शुंग वंश जो है वह 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक चला। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो बाणभट्ट के हर्षचरित से पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा गया है। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। तो जो बाणभट्ट का द्वारा जो हर्षचरित ग्रंथ लिखा गया उसमें पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है, और अनार्य एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। शुंग वंश के इतिहास को जानने के स्रोत, आइए हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिसके द्वारा हम शुंग वंश को जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शुंग वंश के इतिहास की जानकारी हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्यों से प्राप्त होती है। तो अब यहाँ साहित्यिक स्रोत कौन कौन से है और पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से है। तो साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो पुराण हो गया, जिसमें कि वायु पुराण, मत्स्य पुराण से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है शुंग वंश की। इसी प्रकार हर्षचरित के ग्रंथ से भी हमें शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्रम नाटक जो लिखा गया उसे, और बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान, और इसी के साथ हरिवंश हरिवंश और मेरुदंड की थेरावली। तो मेरुदंड की थेरावली, तो इन जो साहित्यिक ग्रंथ है प्रमुख रूप से 7-8 साहित्यिक ग्रंथ है, इनसे हमें शुंग वंश के काल की शासन की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार कुछ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं जिसके अनुसार भी हमें शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। वो किस प्रकार के है, जैसे अयोध्या अभिलेख मिला है, धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख मिला है उसमें शुंग वंश के शासन की जानकारी मिलती है। बेसनगर का अभिलेख जो कि विदिशा में स्थित है, वहाँ पर हमें इस शुंग वंश के होने की या शुंग वंश के जो शासनकाल था उसकी जानकारी प्राप्त होती है। बरहुत का अभिलेख जिससे हमें इसकी शासन की जानकारी प्राप्त होती है, और अहिच्छित तथा मथुरा से प्राप्त कुछ शुंगकालीन ताम्र मुद्राएं। अहिच्छत्र जो है वह और मथुरा, ये दोनों जो स्थान है यहाँ से कुछ शुंगकालीन मुद्राएं मिली हैं। तो तमाम जो तांबे की मुद्राएं मिली हैं उसके अनुसार हमें शुंग वंश के होने की जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं, अब उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं कि वायु पुराण या मत्स्य पुराण में इसे पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। तो वायु पुराण या मत्स्य पुराण से ही पता चलता है कि शुंग वंश का जो संस्थापक पुरुष जो था वह पुष्यमित्र शुंग था। हर्षचरित बाणभट्ट में इसमें मौर्य शासक वरदत्त की चर्चा है। यानी कि जो हर्षचरित है, बाणभट्ट का जो हर्षचरित ग्रंथ है उसमें अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की चर्चा है, जिससे हमें पता चलता है कि वृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। और वृहदत्त था मुगल जो मौर्य शासन का अंतिम शासन था। बार बार ये मुगल नाम आ रहा है क्योंकि मुगल और मौर्य कहीं ना कहीं हमें एक ही जो शब्द से प्रचलित होते हैं। तो यहाँ वृहदत्त की हत्या करके जो इसका सेनापति था पुष्यमित्र, धोखे से इसने पुष्यमित्र ने वृहदत्त की हत्या कर ली थी और पूरा सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। इस हर्षचरित से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। और पतंजलि का जो महाभाष्य है उसके अनुसार हम बात करें तो पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुरोहित यानी कि वह उस समय सर्वोच्च पद हुआ करता था। इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण की चर्चा मिलती है। यानी कि पुष्यमित्र शुंग के समय जो यवनों का आक्रमण हुआ था, उस यवनों के आक्रमण को इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया था, असफल कर दिया था। तो वहीं से हमें इस घटना की जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए और हम चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार जो मालविकाग्निमित्रम जो ग्रंथ है, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ है, उससे हमें जो जानकारी प्राप्त होती है।
तो मालविकाग्निमित्रम जो है वह कालिदास का नाटक है। इससे हमें शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो उस समय की जो शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियाँ थी तो वहाँ का हमें जो है वह ये यहाँ की जानकारी प्राप्त होती है मालविकाग्निमित्रम के द्वारा। दिव्यदान जो बौद्ध ग्रंथ है, दिव्यदान बौद्ध ग्रंथ से हमें पुष्यमित्र शुंग के अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। यानी कि जो दिव्यदान ग्रंथ है उसमें पुष्यमित्र शुंग को सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 जो स्तूप बनाए गए थे, उन 84 स्तूपों को तोड़ने का वर्णन या तोड़ने का बताया गया है। किस में? तो दिव्यदान, बौद्ध ग्रंथ के दिव्यदान में। उसी प्रकार पुरातात्विक स्रोत के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं तो अयोध्या अभिलेख। तो इस अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग को के उत्तराधिकारी धनदेव ने लिखवाया था। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की चर्चा है। यानी उस समय जो राजा महाराजा अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए जो अश्वमेध यज्ञ करते थे, तो उसी अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख अयोध्या के अभिलेख में है, जिसको पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी धनदेव द्वारा लिखवाया गया था। वेशनगर का अभिलेख। यह अभिलेख यवन राजदूत हेलियोडोरस का है। यानी कि उस समय जो यवन आक्रमण हुआ था तो उसी के एक राजदूत था हेलियोडोरस का है, जो कि गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इसमें भागवत धर्म को लोकप्रियता का पता चलता है। तो कहीं ना कहीं इस अभिलेख के द्वारा हमें जो यवन शासकों द्वारा यो भागवत धर्म अपनाने का जिक्र भी इससे मिलता है। या जो हेलियोडोरस था जो कि राजदूत था किसका? यवन का, तो उसी ने जो गरुड़ स्तंभ के ऊपर लिखवाया था या गरुड़ स्तंभ खुदा। तो इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त हुई थी? पुष्यमित्र शुंग के समय का है और यहाँ पर यवन जो शासक थे उसका एक सेनापति राजदूत था हेलियोडोरस, उसने भागवत धर्म को अपनाने का भी यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। अगला हम देखते हैं सांची का स्तूप, बेसनगर स्तूप या बोधगया स्तूप। तीनों स्तूप है, सांची का स्तूप, बेसनगर स्तूप, बोधगया स्तूप। तो इन स्तूपों अन्य स्मारकों से भी शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य की विशेषता का पता चलता है। यानी कि दोनों सांची का स्तूप, बेसनगर स्तूप और बोधगया, इससे हमें क्या होता है? तो शुंगकालीन कला एवं वहाँ की स्थापत्य कला किस प्रकार की थी, उसमें विशेषता किस प्रकार की, तो यहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। बरहुत का अभिलेख। अगला हम बात करते हैं बरहुत का अभिलेख। इस अभिलेख में शुंग कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। तो बरहुत का जो अभिलेख है इसमें शुंग कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय की जो आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्थिति किस प्रकार की हुआ करती। तो बरहुत का जो लेख है वह पुष्यमित्र शुंग द्वारा लिखवाया गया। कुछ मुद्राएं। तो शुंगकालीन कुछ मुद्राएं जो कि कौशाम्बी, अहिचत्र, अयोध्या, मथुरा से प्राप्त हुई, इससे तत्कालीन ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। तो शुंगकालीन मुद्राएं हैं जो कि हमें कौशाम्बी, अहिचत्र, मथुरा 4 स्थानों से प्राप्त हुई है। तो वहीं से हमें कुछ इनसे ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए शुंगकाल वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनका कौन कौन से राजा हुए प्रमुख रूप से, तो 186 इसका शासनकाल था, वह 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा, जिसमें पुष्यमित्र शुंग जो संस्थापक माना था। उसके बाद अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, वसुमित्र, अंधक, पुलिंद्र, घोष, वज्रमित्र, बागपत और देवभूति यहाँ का अंतिम शासक था। उसी प्रकार पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। साथियों, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें, क्योंकि हर नेट हो या जो ऐतिहासिक से जुड़ी हुई जो टॉपिक होते हैं ऑल राजस्थान के या ऑल स्टेट्स के या ऑल इंडिया के, उसमें प्रमुख रूप से ये पूछे जाते हैं, स्पेशली नेट और जो रेलवेज वगैरह के एग्ज़ामों के अंतर्गत, और जहाँ भी जो टॉपिक देखे वहाँ पर पूछे जाते हैं। उसी प्रकार देखते हैं स्रोत। तो यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो दिव्यदान का जो बौद्ध ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया, उसमें पुष्यमित्र शुंग की जानकारी प्राप्त होती है। और पतंजलि शुंग वंश का राजपुरोहित हुआ करता था। तो पतंजलि से भी हमें पतंजलि की महाभाष्य में पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग का राजपुरोहित हुआ करता था। कौन? पतंजलि। आइए हम देखते हैं कि क्या क्या अभियान इन्होंने किए। तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में कई विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए थे। तो वो आक्रमण कौन कौन से थे? जैसे कि पुष्यमित्र शुंग के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला। जो राज्य मगध की अधीनता त्याग चुके थे, पुष्यमित्र ने उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया। यानी कि जो मगध साम्राज्य था उस समय, जैसे ही मगध साम्राज्य अपने पतन की ओर था, तो बहुत सारे छोटे छोटे देश, वहाँ के आसपास के जो क्षेत्र थे, राज्य क्षेत्र थे, वह उन्होंने अपनी स्वतंत्रता कायमता कर ली थी, यानी वो स्वतंत्र हो चुके थे।
तो इसी स्वतंत्र के कारण भारत जो था वह अखंड हो गया था, विखंडित हो गया था। तो उसी को वापस एक करने के लिए पुष्पेंद्र सिंह ने उन छोटे छोटे राज्यों को वापस एक किया और कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिरता, स्टेबिलिटी आई यहाँ पर। उसी प्रकार कुछ विजय अभियान देखते हैं। तो पुष्प सिंह ने अपने विजय अभियानों में सीमा का विस्तार किया। वीरदव बरार की विजय, यानी कि जैसे ही राजा बना पुष्प सिंह तो उसने अपने राज्यों में कौन कौन सा विस्तार किया। तो सबसे पहले इन्होंने वीरदव या बरार की विजय करी। वीरदव का शासक था यज्ञसेन। यह मौर्य की तरफ से विदर्भ के शासक पद पर नियुक्त हुआ था। मौर्य की तरफ से विदर्भ के शासक के पद पर नियुक्त हुआ था, परंतु मगध साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने स्वयं को विदर्भ का स्वतंत्र शासन घोषित कर दिया। तो जो विदर्भ का राजा था कौन, यज्ञसेन, उसको वापस अपनी अधीन लाया। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र के आदेश से उसके पुत्र अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया और विदर्भ को फिर से मगध में मिलाया। तो यहाँ पर आक्रमण किसने किया, विदर्भ पर। विदर्भ का जो राजा था यज्ञसेन, वह सबसे पहले तो मगध के अधीन था, लेकिन जैसे ही मगध साम्राज्य के अंतर्गत राजनीतिक अस्थिरता आई तो इसका लाभ उठाकर उसने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जब पुष्यमित्र शुंग वापस वहाँ का राजा बना तो उसने अपने पुत्र अग्निमित्र को आदेश दिया कि जाओ और विदर्भ पर आक्रमण करो और अपने अधीन लाओ उसको। तो इस प्रकार वापस विदर्भ को अपने अधीन लाया गया। उसी प्रकार खारवेल से युद्ध, जो कलिंग भी स्वतंत्र हो गया था। साथियों आप सभी जानते हो कि जो कलिंग युद्ध हुआ था सम्राट अशोक के समय पे, शासन राज्याभिषेक के बैठने के 8 वर्ष बाद ही कलिंग पर विजय कर ली थी सम्राट अशोक ने। तो उस कलिंग को जीत लिया गया था सम्राट अशोक के समय। तो उसी कलिंग को जो है वह जब मगध का पतन होता था उस समय वापस ये अपने से स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ का राजा होता था खारवेल। तो खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र को पराजित किया था शुरू में। तो इसका अभी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो यहाँ जो है खारवेल से भी युद्ध लड़ा गया था और पुष्यमित्र सिंह को यहाँ पर पराजित किया था। देखिए खारवेल ने। हम देखते हैं यवन आक्रमण। अब देखते हैं कि कौन कौन से आक्रमण हुए शुंग के समय। तो यवन आक्रमण, तो पुष्यमित्र के समय यवन आक्रमण हुआ था। इसका वर्णन हमें मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। कालिदास का जो प्रमुख ग्रंथ है मालविकाग्निमित्रम, उसमें हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय जो है यवनों का आक्रमण हुआ था। डेमेट्रियस या दिमित्र फर्स्ट नाम एक यवन राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। अयोध्या अभिलेख से द्वारा अश्वमेध किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर डेमेट्रियस प्रथम जो था वह यवन राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। तो इसी ने जो है वह यहाँ पर जो यवन युद्ध लड़ा था वो यवन युद्ध के कारण भारत पर आक्रमण किया था। तो गार्गी संहिता के युग पुराण में भी विवरण मिलता है कि यवन साकेत और मथुरा पर अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र पहुंच गए थे। यानी कि यवन आक्रमण की जानकारी डेमेट्रियस प्रथम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, यवन आक्रमण। और इसी के साथ हमें गार्गी संहिता के युग पुराण से भी विवरण मिलता है कि यवन साकेत और मथुरा पर अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र पहुंच गए थे। अब अग्निमित्र देखिए, अगला राजा अग्निमित्र। पुष्यमित्र का पुत्र विदिशा का उपराजा गोप्ता बना पुष्यमित्र के समय ही। गोप्ता मतलब यहाँ का राजा। ये विदिशा जो थी वह मुख्य रूप से शुंगकालीन राजधानी थी। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बनाया था। तो यहीं का उपनेता किससे बनाया था, उपनेता मतलब गोप्ता। तो अग्निमित्र को यहाँ का उपराजा बनाया गया। मालविकाग्निमित्रम, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में नाटक में अग्निमित्र व मालविका की प्रेम का कथा का वर्णन है। तो इसी में अग्निमित्र और मालविका जो थी इसकी प्रेम की कथा का वर्णन किसमें है, तो मालविकाग्निमित्रम, जो कि किसके द्वारा लिखी गई, कालिदास के द्वारा। अन्य राजा यहाँ के हुए सुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिकिंद और घोष, वज्रपति, भागवत, देवभूति अंतिम राजा था। इन सभी राजाओं का वर्णन किसमें है, तो पुराणों में मिलता है आपको। भागवत राजा की बात कर लेते हैं अपन। भागवत ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा बेचनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। इसी के शासनकाल में तक्षशिला का राजदूत हेलियोडोरस आया जिसने अपने आराध्य वासुदेव की स्मृति में गरुड़ स्तंभ बेचनगर में स्थापित करवाया। ठीक है, तो ये उस समय तक्षशिला का यवन सम्राट था, उसका राजदूत था हेलियोडोरस, जो कि कहाँ तक्षशिला का राजदूत था और वो अपने आराध्य वासुदेव की स्मृति में गरुड़ स्तंभ बेचनगर में स्थापित करवाया। और देवभूति, तो देवभूति कौन थे, शुंग वंश का अंतिम राजा जिसकी हत्या करके वासुमित्र ने नए वंश कर्ण वंश की स्थापना करी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि
देवभूति जो था वह शुंग वंश का अंतिम राजा था, जिसकी हत्या किसने करी? तो वसुदेव ने करी। उसके मंत्री था वसुदेव और उसने कर्ण वंश की नींव रखी। यहाँ शुंगकालीन कला की बात कर लेते हैं हम अपन। यहाँ पर शुंगकालीन कला मुख्य रूप से विदिशा का गरुड़ स्तंभ, भाजा का चैत्य एवं विहार, अजंता का नवा चैत्य मंदिर, नासिक के चैत्य, काले चैत्य, मथुरा के अनेक यक्षिणों की मूर्तियाँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मौर्य काल में स्तूप जो थे वह ईंट व मिट्टी से बनाए जाते थे, जबकि शुंग काल में इन स्तूपों का पाषाण काल में प्रयोग किया जाने लगा। और विभिन्न प्रकार के क्षेत्र होते थे, बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल होते थे, जिनको शुंग काल में विभिन्न प्रकार से और भी बनाया गया। शुंग काल के विषय, तो शुंग कला के विषय मुख्य रूप से धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन से अधिक संबंधित है। जैसे साक्ष्य हमें भरतू, सांची, मथुरा, बेसनगर, बोधगया से मिलते हैं। विदिशा का महत्व, शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया था। क्यों? क्योंकि यह शुंग काल की राजधानी थी, तो राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया था। संस्कृत भाषा एवं हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, शुंग काल में ही संस्कृत भाषा व हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। उसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान है। मनुस्मृति का वर्तमान रचना, शुंग काल में ही मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना की गई। तो मनुस्मृति की जो रचना है वह उसके वर्तमान जो स्वरूप दिखाई देता वह शुंग काल में ही किया गया था। भागवत धर्म का उदय, शुंग काल से ही भागवत धर्म का उदय एवं विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना आरंभ हुई तथा शुंग काल को वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। शुंग कला की कला प्रतीकात्मक थी, यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं, तो उस कारण यह प्रतीकात्मक थी। तो भागवत धर्म का उदय इसी समय हुआ था, आप इसे याद रखें। और अंतिम रूप से हम देखेंगे कि कर्ण वंश भी हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कर्ण वंश ने जो अंतिम राजा था देवभूति, उसकी हत्या करके वसुदेव उसके मंत्री वसुदेव ने हत्या करके कर्ण वंश की नींव रखी थी। तो कर्ण वंश फिर उसके बाद में 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक आया। अंतिम शुंग वंश के राजा देवभूति की हत्या उसके मंत्री वसुदेव ने हत्या कर कर्ण वंश की स्थापना करी 1975 ईस्वी में। तो 75 ईस्वी में स्रोत इसकी जानकारी में कहाँ से प्राप्त होती थी? हर्षचरित। कर्ण वंश की जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत बाणभट्ट का हर्षचरित है। कर्ण वंशज ये भी शुंग वंश की तरह ब्राह्मण थे। इनके 4 प्रमुख राजा हुए। उन्होंने 45 वर्षों तक शासन किया। वसुदेव उन्होंने 9 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद में भूमिपुत्र 14 वर्ष तक शासन किया। नारायण 12 वर्ष तक शासन किया। सुशर्मा 10 वर्ष तक शासन किया। अंतिम राजा जिसकी हत्या सातवाहन के शिमुख द्वारा कर दी गई, जिसका 30 ईसा पूर्व में अंत हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि जो सबसे पहले जो वह मगध साम्राज्य था, यानी कि मौर्य, उसके बाद में इसकी हत्या करके कौन सा शासन का उदय हुआ? तो वहाँ पर शुंग वंश की स्थापना हुई। फिर शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या करके वसुक ने करके किसकी स्थापना की? कर्ण वंश की। उसी प्रकार कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या करके शिमुख नाम का जो व्यक्ति था या मंत्री था, उसने किसकी? सातवाहन वंश का उदय करवाया। तो इस प्रकार जो है वह एक के बाद एक लड़ते गए और अंतिम रूप से अंतिम राजा को हराते गए और राज्यों का उदय होता गया, नए नए राज्यों का उदय होता है। समय का पहिया साथियों हमेशा घूमता रहता है, समय एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पर भी तख्ता पलट होता रहा इस प्रकार। तो हमने आज जाना शुंग वंश के राजनीतिक और शुंग वंश का इतिहास। उसी प्रकार साथियों, इसी प्रकार जो हस्तलिखित नोट्स को देखने के लिए साथियों हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथियों हम विभिन्न प्रकार के जो हस्तलिखित नोट्स लेकर आपके सामने ये लेकर आते हैं। और साथियों इसमें कुछ कमी या कुछ सुधार करना हो या आपको और भी कुछ अच्छा कंटेंट बनना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो इसी प्रकार आज जो हमने पढ़ा शुंग वंश, इसी प्रकार जो अगला हम वीडियो लेकर आएंगे वह महत्वपूर्ण रूप से इतिहास से जुड़ा हुआ वीडियो होगा। इसी के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी साथी जो कि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन सभी तैयारी के लिए साथियों आप सभी का धन्यवाद कि आप लगे रहे हमारे वीडियो के साथ। और इस प्रकार जो है वह इतिहास से जुड़ी हुई कुछ व्यवहारिक, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें, राजनीतिक हो या आर्थिक हो या सामाजिक, सभी प्रकार की जो है वह कंटेंट आपके सामने उपस्थित होगा।
तो इसी प्रकार साथियों हमारे चैनल पर आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथियों। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।